सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। कश्मीर में इंतखाबात हैं, कल इंशाल्लाह वोटिंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा कल मालूम होगा, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर एक वायरस जो कि इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा, और बाज़ अमरीकी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब ये डेल्टा सुपर हो चुका है, ज़्यादा ख़तरनाक है, वो मुसीबत मचा रहा है। वो जिस अंदाज के अंदर हुकूमत अब उसको ले रही है, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत, उसने ऑलमोस्ट पूरा सिंध बंद कर दिया है। बंद रहेगा तकरीबन सिंध, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबारी इदारे और मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन पंजाब खुला हुआ है, पंजाब खुला हुआ है, कोई ऐसी वहाँ पर सख्ती का मुजाहरा नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर तय कर लिया गया है कि कोई भी किसी एयरलाइन के अंदर सफ़र नहीं कर सकेगा जब तक उसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वैक्सीन लगवानी है। साथ ही सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि अगर एक हफ़्ते के अंदर सिंध के शहरी वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उनकी जो सिम है, मोबाइल सिम, वो बंद कर दी जाएगी और सरकारी मुलाजमीन की सैलरी भी बंद कर दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे इक़दाम हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये बहुत सारी चीज़ें डे 1 से डॉक्टर अताउर रहमान बताते रहे हैं। अब चूँकि कोरोना वायरस की जो शक्ल है वो तब्दील हो रही है, उसमें बहुत इक़साम आ रही है, और पहली बार डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये अपने कलर्स, अपने जो हुज्जत है उसको तब्दील करेगा, और वो तब्दील कर रहा है। अब इंडियन वेरिएंट जो पाकिस्तान के अंदर आ गया है, उसने बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो फैला है, सारी दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे में 32 लोग जहाँ बाक हुए हैं कोरोना वायरस से, और कहा जा रहा है कि ज़्यादातर इंडियन वेरिएंट वायरस से शहीद हो रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, लगता यह है कि जो सूरत हाल आप कई माह से बता रहे हैं, रफ्ता रफ्ता वैसी ही सूरत हाल सारे दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सामने नज़र आ रही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस पोजीशन पे आज हम खड़े हैं और जो हुकूमत ने एक्शन ले लिए हैं, वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिए हैं, सिंध हुकूमत ने एक्शन लिए हैं, ये ठीक हैं या और मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये पिछले 1.5 साल से ये वायरस जो आया था, शुरू में जो चाइनीज़ वायरस था, वो बहुत जल्द फिर तब्दील होकर, और ये वायरसेस की खुसूसियत होती है कि वो अपनी शक्ल बदलता रहता है। तो पहले ये आपने देखा कि ये बरतानिया से अल्फ़ा वायरस आया, फिर साउथ अफ्रीका का बीटा वायरस आया, फिर गामा वायरस आया ब्राज़ील से, फिर अब ये हिंदुस्तान से डेल्टा, और फिर डेल्टा प्लस वायरस। तो हो ये रहा है कि ये वायरस जो है, ये जो नई शक्ल में आता है वो कहीं ज़्यादा खौफनाक होती है उस पुरानी शक्ल से जो पहले एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि जो भी ज़्यादा हावी शक्ल होती है, जो ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल होती है, वो हावी हो जाती है और दूसरी अशकाल को दबा देती है। अब ये जो डेल्टा वायरस आया है आपके पास, ये तकरीबन 1200 गुना, 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से इसमें से वायरसेस फैलते हैं और आगे निकलते हैं। वायरल लोड ये अभी शाया हुआ है 4 रोज़ पहले, जो दुनिया का सबसे अहम जर्नल है नेचर, उसके अंदर, यानी कि आपके कमरे में आपके पास एक आदमी अगर खांस रहा हो और वो पुराना वाला वायरस से बीमार हो, उसके मुकाबले में एक आदमी अब इस नए वायरस से, डेल्टा वायरस से खांसे, तो ऐसा होगा जैसे 1200 आदमी आपके चारों तरफ जमा है और 1200 आदमी बीमार हैं और 1200 आदमी खांस रहे हैं। वायरल लोड इसका, एक आदमी जब खांसता है तो 1200 गुना ज़्यादा वायरसेस उसके मुंह से निकल रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है, ये इंसानी खलियों में बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है, क्योंकि वो जो कांटेनुमा स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं उनमें तब्दीलियां आ गई हैं और ये उसकी वजह से ये आसानी से दाखिल हो रहा है। तीसरा जो आपका दिफाई निज़ाम होता है, उसको ये धोखा बआसानी दे रहा है, जिसकी वजह से फिर अंदर जाके आसानी से फेफड़ों पर और अंतड़ियों पर और दूसरे अज़ा पे हमला कर रहा है। और इसके साथ साथ इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम कांटेक्ट में आने की वजह के बावजूद ये बहुत तेज़ी से आप पर हमला करके अटैक करता है।
तो ये बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं और इसी वजह से दुनिया में जहाँ जहाँ ये पहुँचा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ तेज़ी से फैल गया है, छा गया है। बरतानिया और अमेरिका में अमवात यकीनन कम हो रही हैं, लेकिन तादाद पेशेंट्स की ज़्यादा हो रही है। और ये अमवात इसलिए कम हो रही है क्योंकि वैक्सीनेट ज़्यादा लोग हो गए हैं, इस वजह से शिद्दत कम हो गई है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और ये होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर एक फोटोकॉपिंग मशीन सी लगी होती है, इसको एक एंजाइम होता है, पॉलीमरेज कहते हैं उसको। एक फोटोकॉपिंग मशीन समझ लें कि अपनी ये करोड़ों कॉपियां बना रहा है, अरबों कॉपियां बना रहा है। कुछ कॉपियां जो हैं, ज़्यादातर कॉपियां एग्जैक्ट वही बनती हैं जो शुरू में वायरस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ कॉपियों में फ़र्क आ जाता है साख्त में, और कुछ कॉपियां ज़्यादा खतरनाक बन जाती हैं जो बाद में बाहर निकल के छा जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ आप ही की बात आपने पिछले इंटरव्यूज़ में मुझसे कही थी, हमारे नाज़रीन ने सुनी थी। मैं चाहता हूँ जो आपने बात कही थी पहले और आज जो हो रहा है वो वही हो रहा है जैसा कि आपने फरमाया था। डॉक्टर साहब, ये हर कुछ अरसे के बाद जो नया वेरिएंट आता है वो पहले वाले से ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। ये क्यों होता है? क्या मतलब है इसका कि नया जो वेरिएंट आता है, वो हम ब्राज़ीलियन की बात करें, वो लंदन से आया था उसकी बात करें, अभी इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा की और डेल्टा सुपर की, वजह क्या है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा एग्रेसिव क्यों? इसकी वजह वही है, सिंपल सी वजह है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो डार्विन की जो थ्योरी थी शुरू की कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होते हैं, फिट होते हैं, अपना असर ज़्यादा फैला सकते हैं, वो सबसे सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी चीज़ें दब जाती हैं। ये कुदरत की एक आम फैसेट है कि वही रहता है जो ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकता है। और हर चीज़ में देखते हैं आप, जड़ी बूटियों में, वायरसेस में, बैक्टीरिया में, कि वही चीज़ें डोमिनेट करती हैं और छा जाती हैं, जो में सर्वाइवल की ताकत और फैलने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कराची के बराबर आप जाएं समंदर पर, तो वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, अब एक सबसे ज़्यादा पौधा डोमिनेट कर रहा है, उसका नाम है एविसिना मरीना, जो हमारे स्वयं से कराची के बाहर। बाकी सब दब गए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये उसमें छा जाता है। तो ये कुदरत का एक आम फैसेट है और यही सबसे ख़तरनाक बात है इस वायरस की कि ये जो है ये हर नई नई शक्लों में आएगा। आप चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी वेव, सातवीं वेव, 10वीं वेव, और ये सालों तक रहेगा। अब आप आसानी से जाने वाला नहीं है। फ्लू का वायरस देखिए कि कितने अरसे से आपके पास है, आप वैक्सीन्स के साथ लड़ते रहेंगे और फिर वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस भी कम से कम होती जाती है, क्योंकि ये तो शक्ल में बदल के महीना 2 महीने में नई सूरत में आ जाता है। नई वैक्सीन डेवलप करने में तो साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं इससे पहले की वैक्सीन है, तो वैक्सीन पीछे रहती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसका जवाब और हल सिर्फ एक है, और वो ये है कि सख्ती से SOP पे फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीनेशन करने में दुनिया की आबादी जो है पूरी को वैक्सीनेट करने में तो कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे कि दुनिया की 80-90% आबादी हो जाए। जब तक तो इतनी शक्लें आ चुकी होंगी और इतनी खतरनाक शक्लें नमूदार हो चुकी होंगी कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। दुनिया तो की 70 से 80% आबादी को वैक्सीनेशन होने के बाद चीज़ें कंट्रोल। डॉक्टर बारी खान भी हमारे साथ मौजूद है, इंडस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे आप सुन रहे होंगे डॉक्टर अताउर रहमान भी वही बात कर रहे हैं जैसे आप करते रहे। इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल डॉक्टर साहब क्या है? अमवात में इजाफा, मरीजों में इजाफा, हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है वेंटिलेटर्स की, मरीजों को देखने की, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ, हम किस जगह खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो तमाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कराची है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, और उसमें जो है ना हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कि फेवरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब भरे हुए हैं, ओवर कैपेसिटी हैं। उनमें कुछ एक्स्ट्रा बेड्स भी ऐड हो रहे हैं, बाकी भी एडिशन हो रहा है, और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी वेंटिलेटर पे तकरीबन 68 या 70 मरीज हैं, लेकिन वेंटिलेटर की कैपेसिटी है हमारे पास कोई 500-600 के करीब यहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ नहीं है, लेकिन HDU बेड्स जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले हैं और बाकी भी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है ना इस वक्त जो समझें कि 80-90% की कैपेसिटी के ऊपर हैं। कुछ जैसे आगा खान है, इंडस हॉस्पिटल है, साउथ सिटी है, लियाकत नेशनल है, JKM इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल है, आपका एक्सपो सेंटर है, ये सब तकरीबन फुल है। ये समझे एक्सपो सेंटर भी तकरीबन बिल्कुल फुल है। तो हमारा एक मेजर चैलेंज इस वक्त
जो मैं गेज करता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि मेरे पास कितने फ़ोन आ रहे हैं लोग बेड की अवेलेबिलिटी के लिए जो है ना। तो अब सुबह से कोई मेरे ख्याल में 8 फ़ोन आ चुके हैं, आपके पास ये नहीं है। और ये पिछले 4-5 दिनों में एकदम इसकी वो बढ़ गई है। पिछले 10 दिन पहले कोई फ़ोन नहीं आ रहा था मेरे पास, लेकिन ये कि ये एक 4-5 दिन के अंदर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं फ़ोन के पास। मैं इसी को गेज करता हूँ कि जब मेरे पास फ़ोन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन अब जब ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये हम जब बात करते हैं, हमने बहुत सुना पाकिस्तान में भी बाहर भी, वेंटिलेटर्स उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। पहली लहर में हमने बहुत इसकी कैंपेन देखी, आपने भी निशानदेही की, पाकिस्तान में बने भी, बाहर से भी आए, डोनेट भी हुए। फिर एक शिकायत आना शुरू हुई दूसरी लहर में और तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा हुई। इस बार ज़्यादा फोकस इस बात पे कि वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन पैरामेडिक स्टाफ इस क्वालिटी का नहीं है, ट्रेंड नहीं है और उनको इस्तेमाल करने के अंदर वो महारत हासिल नहीं है जिसकी वजह से मरीज इंतकाल कर जाता है। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में? ऐसी सूरत नहीं है कि जिसमें ये हो कि, लेकिन ये कुछ जगहों के अंदर डेफिनेटली इंटीरियर्स में जहाँ पर वहाँ पर कमी होगी ट्रेन स्टाफ की। लेकिन जनरली मैं अगर समझूं कि कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड हो गई थी वेंटिलेटर्स के हिसाब से देखूं तो मैं काफ़ी वो था कि जी अब काफ़ी है आपके पास, वो इतना इश्यू नहीं है। जो हमने सेकंड वेव के फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के दौरान मतलब जुलाई अगस्त में, पिछले जून जुलाई में काफ़ी कैपेसिटी बिल्ड कर दी थी सब ने मिलके, तमाम सूबों ने मिलके, और बेड्स काफ़ी बढ़। जैसे पिछले यूके वेरिएंट जब आया था तो पंजाब के ऊपर लोड बहुत बड़ा था और फिर उसके बाद वही फिर कराची आ गया, फिर वही अब ये। और अपने डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बहुत सही बात की कि सिर्फ हमारा मुल्क ही वैक्सीनेशन के ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया की आबादी जब तक 90% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी, जो कि कोई तकरीबन 7 मिलियन के करीब हम लोग हैं, तो ये वायरस तो जाने वाला नहीं है। अब वो है कि शुरू में जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर नया वेरिएंट जो है ना वो ज़्यादा वो लेता है कि जी ज़्यादा लीथल होता है। अब लेकिन वायरस को भी अपनी सर्वाइवल की ज़रूरी है कि उसको अब एक वक्त आएगा कि वायरल का ऐसा आ जाए कि वो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर दे ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि वायरस को भी अपनी बका के। हाँ, एक चीज़, पाकिस्तान उन खुश नसीब ममालिक में जहाँ पे असर कम हुआ, वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब ऐसे ममालिक बहुत कम है जहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। सिंध हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। आपके ख्याल में और कौन कौन से स्टेप हों जो सख्ती, जैसे एयरलाइंस के अंदर पाबंदी लगा दी, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी सफ़र नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने सिम बंद करने की बात की है, सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें बंद करने की बात की है। ये इससे फ़र्क पड़ेगा और भी इस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल। देखें ना, ये सिम जो है ना इस वक्त आपको जो ये एक अच्छी एक मूव है, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना हम सब लोग जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल वो होता है, क्या कहते हैं, आप एडिक्टेड हैं अपने मोबाइल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। आपके नंबर सारे इसी में है, आपके आप अपना डेटा इसी में शेयर कर देते हैं, मोबाइल टेलीफोन इसी पे है, आपका एक्सरे फोन इसी पे है, आपका कंप्यूटर इसी पे है। ये जब आपको हिट करेगा जरूर लगाएंगे सब जाके वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन और लेकिन मेरे इस किस्म की सख्तियां करने से पहले जो है ना मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये जरूर देख लेना चाहिए कि जी आपकी सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई लाइन आपके ऊपर वैक्सीन की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये किया और वैक्सीन नहीं हुआ ना तो ये फायर बैक करेगा, बिल्कुल सही। तो देखे ना, और ये सप्लाई चेन का उसूल यही है कि आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए ताकि तब ये सख्ती करें, और फिर उसके बाद आपने सख्ती की और नहीं हुआ ना तो फिर जो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ना। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, दुनिया में जो एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल हुए हैं, जो तजुर्बात इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान कौन से ऐसी चीज़ें करके मज़ीद अपने मुल्क में महफूज बना सकता है अपने लोगों को? कौन सी प्रैक्टिसेस को और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है डॉक्टर अताउर साहब? जी, सबसे अहम चीज़ तो यही बुनियादी चीज़ है कि आप जो है जितनी ज़्यादा सख्ती से SOPs को फॉलो करेंगे उतने आप बचे रहेंगे, क्योंकि अभी तक आपके तकरीबन 2 करोड़ अफराद वैक्सीनेट हुए हैं, 22 करोड़ की आबादी है। आपको कम से कम साल भर और लगेगा इससे पहले कि आप 70-80% वैक्सीनेट हो जाएं, बशर्ते कि वैक्सीन अवेलेबल हो। तो आपके पास इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है
क्योंकि वैक्सीन जो है एक तो मुहैया होना बड़ा मसला है, जी। और फिर तो सिवाय एसओपी को फॉलो करने के, कोई इसके और रास्ता अलावा नहीं। जो बहुत सारी चीजें और जो डेवलप हो रही हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वो भी अभी बहुत पीछे हैं। ये जो वायरस है, मिसाल के तौर पे नेजल वैक्सीन डेवलप हो रही हैं कि आप जो है इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, बल्कि नेजल सॉल्यूशन है वो जी। डेवलप हो रहा है। हाँ। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां पाई गई हैं जिनको वैक्सीनेट, जिन लोगों को कोविड हो जाए जी। तो उनको ट्रीटमेंट के लिए इस पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन इस सब के लिए वक्त दरकार है। एक वक्त नई लगता है, दवाई एसओपीज पे अमल दरामद जो है वो जी। वाहिद रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी खान साहब। ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों के असरात कारोबारी हजरात के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर कितने पड़ रहे हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना की चौथी लहर बहुत ख़तरनाक हद तक तेज़ी से फैल रही है। हुकूमत के फैसले सामने आए हैं। सिंध हुकूमत ने पीर से ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद करने का फ़ैसला किया है। कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए हैं, इन डाइनिंग भी बंद कर दी है, खाली टेक अवे खुला रहेगा। साथ ही सफरी पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। जब तक कोविड का वैक्सीनेशन नहीं होगी कोई सफ़र नहीं कर सकेगा। साथ ही सिंध हुकूमत ने सिम बंद करने के वगैरह वगैरह बहुत सारी सख्तियों के ऐलानात किए हैं। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एसओपी के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज चौथी लहर है, फिर 5वीं आएगी, 6वीं आएगी, 7वीं आएगी, 8वीं आएगी। और उनका कहना है कि डेल्टा वायरस जो इंडियन वेरिएंट है ये किसी भी कोविड वायरस से 1200% तेज़ है, तेज़ी से फैलता है। अब कारोबारी ज़िंदगी कैसे चलेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, बाज़ार कैसे चलेंगे, सफरी मामलात कैसे होंगे, इस चौथे फेज़ से निकलने में हमारी मईशत का क्या हाल होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतहर चावला साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम चावला साहब। अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक नए फेज़ के अंदर पाकिस्तान दाखिल हो रहा है, एक नया फेज़ है। हमारे जो माहिरीन हैं कोविड के वो कहते हैं एसओपीज पे अमल दरामद किए बगैर आगे नहीं निकल सकते, सबको वैक्सीनेशन करवानी है। अब एयरलाइंस के अंदर रश कम होगा, बाज़ारों में रश कम होगा, मईशत पे असर पड़ेगा। जो टारगेट्स है पाकिस्तान के बिजनेस के वो अचीव करना ज़रा टफ हो जाएंगे। FPCCI ने क्या प्लान बनाया है, किस तरह इस पूरे फेज से निकलने का प्लान है आपके पास? देखें, तमाम ताजिर बरादरी जिसको FPCCI रिप्रेजेंट करती है उसमें बहुत क्लैरिटी ये है कि जो भी आप करें, एक तो ये कि होलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं हो कि जो हुकूमत की पॉलिसी हो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये नज़र आए कि कोई उनके पास लाए अमल है ही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर में वो रैलीज देखते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है बगैर किसी SOP को मद्देनजर रखते हुए उधर जो है वो रेलों के रेले निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारोबारी तबके को इसमें से उसको बंद किया जा रहा है, वो भी कुछ तबकों को, सारों को नहीं। हाँ। और तीसरी तरफ है कि फैसल मॉस्क में उसके सहन को सील इसलिए कर दिया जाता है कि उधर SOP फॉलो नहीं होती। तो आप मुझे बताएं कि जिसकी हुकूमत खुद SOP फॉलो ना कर रही हो तो अवाम को आप किस मुंह से पॉलिसी फॉलो कराएंगे? दूसरी तरफ ये कि वैक्सीन लगवाना हुकूमत का एक काम था और हुकूमत ही करती है। हमने UK में देखा कि तमाम तर केसेस बढ़ने के बावजूद पहली बार ये देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी हुकूमत तमाम तर बंदेजों को खत्म कर रही है। लेकिन वहाँ तो 70% तक लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है ना चावला साहब, 70% लोगों ने लगवा ली है। उसके बाद खोलिए। हमारे पास तो लोग लगवाने को तैयार नहीं है। हमारे पास तो लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, फलानी चीज हो जाएगी, पता नहीं बहुत सारे और ऐसे मामला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं लोग और वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका तरीकाकार है, जब गवर्नमेंट चाहती है अपनी रिट को कायम कराना तो गवर्नमेंट करती है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा SOPs को फॉलो अगर नहीं किया जाएगा तो ये बिल्कुल वेव पे काबू नहीं होगा। चौथी भी आएगी और अल्लाह ना करे 6ठी 7वीं भी आ सकती है। तो
तो भाई गवर्नमेंट कहाँ अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रही है? ये रैलीज निकलवाना तो अब इस वक्त क्या, तो अब क्या कारोबार के मामलात में क्या होगा आपके ख्याल में? ताजिर जो हैं दोबारा फाकों पे जाएंगे, कारोबार बंद होगा, अपनी जायदादें बेचेंगे, उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ाएंगे? रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे? फैक्ट्रीज वाले क्या करेंगे? छोटे दुकानदार क्या करेंगे? ये मसले का हल आप क्या समझते हैं? और दूसरा, पंजाब के अंदर स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है, सिंध में थोड़ा डिफरेंट है, इस पर क्या है एफपीसीसीआई? फैसल भाई, मसले का हल एक ही है। हाँ, वो ये है कि हुकूमत का काम है एसओपी को फॉलो करवाए, जिस हद तक करवा सकती है, और दूसरा ये कि वैक्सीन कराए, उधर लगाए। फॉर एग्जांपल सिंध हुकूमत ने कल बड़ी अच्छी एक ये अपनी तजवीज दी कि आप तमाम मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल होने का, गरीब अमीर सभी के पास मोबाइल है, जो वैक्सीन नहीं लगाता आप उसके मोबाइल बंद कर दीजिए। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। चावला साहब, बंद कर देना। जावेद कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं ताजिर बिरादरी के। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे होंगे अतर चावला साहब ने बहुत जबरदस्त बात की कि दोहरा मियार है। आप क्या कहेंगे इस वक्त ताजिरों के लिए चैलेंजेस क्या हैं? किस तरह आप हुकूमत से डायलॉग करके कोई बीच का रास्ता निकालने के कारोबार जिंदगी भी चले, मईशत भी बेहतर रहे, कोरोना से भी लड़ते रहें, सूरत हाल आगे बढ़ती रहे? फैसल साहब शुक्रिया, पहले भी आपने हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचाई और हुक्मरानों तक, और अब भी की जो सूरत हाल है अपने जो सिंध गवर्नमेंट की और वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों में वाज़ेह फर्क है। केसेस का जो बढ़ने का जो उन्होंने कराची के अंदर जो केसेस बढ़ने की जो हुकूमत सिंध जो रेशो पेश कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल हुकूमत सिंध से ये है कि तमाम मामलात की खराबी की जड़ के कारोबार आप 3 जुलाई को रेस्टोरेंट को इजाजत देते हैं कि डाइनिंग इन शुरू है, और 13 जुलाई को आप बंद कर देते हैं। उसके बाद शादी हाल को आप इजाजत देते हैं, उसके बाद 10 दिन भी 15 दिन भी शादी हाल नहीं चलते, उसके बाद आप उन पर पाबंदियां लगा देते। छोटा कारोबारी जो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, उसके बाद हफ्ते में 2 सेफ डे आपके मुकर्रर कर दिए, आप इसको सारे को लॉकडाउन कर दे, ये कोई तरीका हुआ? मुझे बताएं कि पिछले 3 वेव जो आई है कोरोना की, उसमें छोटे ताजिर का है कि वो संभल नहीं पाया। चौथी वेव ठीक है जी, डेल्टा आ गई, हम इससे तो इनकार नहीं करते कि ये वबा नहीं है, वबा जरूर है, लेकिन हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ हुकूमत वैक्सीनेशन का जो टारगेट है पूरा न करके वो ताजिरों पर लाकर थोपना चाहती है। ताजिरों ने पे अमल किया है, ताजिरों ने वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत से सिर्फ के साथ भरपूर ताउन किया है, अपने इलाकों में कैंप भी। जब अभी अतर चावला साहब जो बात कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, यूके के अंदर डेली 50 से 1000 तक पॉजिटिव कोविड के केस आ रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन है तमाम चीजें उन्होंने खोल दी गई है, लेकिन हम वैक्सीनेशन भी कराते हैं। नहीं, आपकी जो इतने सारे इजलास होते हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, वफाक के साथ, चावला साहब भी खिताब फरमाते हैं, उन पे गुफ्तगू करते हैं, आप भी करते हैं और ताजिर रहनुमा भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, अपनी तजावीज़ दे रहे होते हैं, वहां से कुछ होता नहीं है। ये फैसल साहब आप जो बात कह रहे हैं किसी हद तक मैं मानता हूँ सही है। अब तो ये तय है कि कोरोना के अंदर ये जिंदगी गुजरेगी जब तक कि दुनिया की 60-70% आबादी वैक्सीनेशन नहीं करवा लेती, तो कई साल तक ये सिलसिला रहेगा। अब पाकिस्तान में तिजारत कैसे हो, किस तरह से कारोबार चले, किस तरह से सनत चले, इसका कोई मुस्तनद किस्म का फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, उसके बगैर मसला हल होगा नहीं। अतर चावला साहब, कोई फॉर्मूला ऐसा जो आप कॉपी पेस्ट कर लें यूरोप का, अमेरिका का, चीन का, किसी और मुल्क का, कि पाकिस्तान में ये कारोबार जिंदगी होनी चाहिए, और आप एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से बात करें, हुकूमत पाकिस्तान से बात करें, उनको कायल करें कि ये तरीक़ेकार होगा कारोबार जिंदगी चलाने का? ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है? सर, फॉर्मूला बहुत आसान है फैसल भाई, वो ये है कि आप रियलिटी को जब पहचान लेते हैं और जान लेते हैं ना, तो काम करना आसान हो जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो थोड़ा सा टाइम लेती है हर चीज़ को अपनाने में, लेकिन हम जिंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप ये देखिए कि अपना जो केसेस रेशियो है अल्लाह के हुक्म से वो शुरू से लेके अब तक बहुत कम रहा है। ठीक है। एफपीसीसीआई का पैगाम, एफसीसीआई की अपील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये है कि आप लाए हमल बिजनेसमैन को बिठा के तय करें
काम उसको करने दें, और अल्लाह ने चाहा तो मतलब आपसे पूछते ही नहीं है हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत आपको आपसे डिस्कस ही नहीं करती है और एग्जीक्यूशन कर देती है पाबंदियों की? बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा। शॉर्ट में बिल्कुल ऐसी बात है। बिजनेसमैन को ना फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ नहीं बिठाती। जहां पे इसीलिए जब आप मेन स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाएंगे तो ये इश्यूज आज नहीं हमेशा आएंगे, और सवाए पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के और कुछ नहीं होगा। कुरैशी साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुल्क चलाने वाले बिजनेसमैन हैं, टैक्स देने वाले बिजनेसमैन हैं, और ममालिक के अंदर बिजनेसमैन बेसिकली मुल्कों के हीरोज होते हैं जो सारी डेवलपमेंट करते हैं, रोजगार देते हैं, सारे मामला को करते हैं। जैसे चावला साहब कह रहे हैं कि हुकूमत डिसीजन ले रही होती है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी और उनकी जो बड़ी बड़ी तंजीमें उनके अहदेदारान को अपने अपने फैसलों के अंदर शामिल नहीं करती। आप लोग क्या ये ऐसी कोई मुहिम चलाएं, कोई ऐसा मामला करें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, छोटी बड़ी सनतकार सब मिलकर हुकूमत को कम से कम ये तो बावर कराएं कि भाई हमें लूप में लें, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए फैसल साहब, हुकूमत कभी भी, हमें अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, खा वो विफाकी या सूबाई हुकूमत हो, जो स्टेक होल्डर है हमें कभी भी एतमाद में नहीं लिया गया। अभी जो एक रोज पहले जो सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया गया है उसमें कोई हमें इस किस्म का कोई हमें एतमाद में नहीं लिया गया। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप थोड़ा सा आप हमारी बात को पहले आवाम तक, क्या नाम, हुक्मरानों तक पहुंचाए। कम से कम 10 दिन के लिए जो रेस्टोरेंट या शादी हाल काम करती है वो दूर दराज इलाके से आती है, वो आई है खाने पीने के लिए और आपने उन्हें फौरी तौर पे बंद कर दिया। आप हमें बताएं, एक रेस्टोरेंट की उसको चालू करने के लिए हमें 10 से 15 दिन चाहिए। उसके बाद शादी हाल के लिए जो लेबर है वो मुकामी नहीं है, वो गिलगित बल्किस्तान से लेके कश्मीर से लेके पूरे मुल्क से लोग आते हैं, और आप एकदम उसे बंद कर देते हैं। मुझे बताएं ये लोग जाए तो जाए कहाँ? लाखों लोग इससे वाबस्ता है। जिस तरीके से चावला साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में आप लोगों को कैंपेन ये चलानी चाहिए कि आपसे बगैर मशवरा किए, आपकी तजावीज़ लिए बगैर हुकूमत एग्जीक्यूशन ना करे, ऐसे पाबंदियां ना लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। अब एक मामला है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार हमने मुसलसल सुनी, और ये एक अजीब किस्म की रिवायत हो गई है कि हम बजाय इसके कि लोगों को अपनी परफॉर्मेंस पे कायल करें कि हम ये करेंगे आपके लिए और आपके शहर में तब्दीलियां लेकर आएंगे और ये मंसूबे होंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की हमारी पॉलिसी रहती है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, हमने कश्मीर वाले मामले में कैंपेन्स के अंदर इसी तरह की तकारीर सुनी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर सलीम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, निचोड़ क्या है जो सारी कैंपेन्स है ना, जो सारी कैंपेन्स चली, इमरान खान साहब की हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हो, मरियम साहिबा की हो, कश्मीर का जो आम शहरी है वो क्या कहता है इन तीनों तकरीरों को सुनने के बाद, तीनों जमाती के लीडरों की तकरीरें सुनने के बाद? जी बिल्कुल, अवाम की राय जो होती है वो अपने लीडरान के हवाले से, लीडरान आइडियल्स होते हैं, तो आइडियल जब आके कोई ऐसी बात करके चले जाते हैं जो आगे फ्यूचर में नामुमकिन हो, क्योंकि इससे पहले भी अगर PTI की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर कुछ अर्सा पहले यहाँ पे मीरपुर में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे एक जो दो हुकूमतें जिस इशू को मुकम्मल नहीं कर सकी, रठौआ हरियाम पुल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर वादा करके गए कि ये जो गुज़िश्ता दिसंबर गुजर गया है कि इसमें मैं एक गाड़ी जो है ना ये पुल से चला के दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक अवाम ने वो उस इशू को, गाड़ी नहीं मिली या पुल नहीं बना, डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर किस मुंह से आते हैं और यहाँ पे आके हम लोगों को ये तकरीरें सुनाते हैं और हमें करते हैं, कायल करते हैं कि हम उनकी जमात को वोट दें। इसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी है उसने भी कुछ जब गुज़िश्ता अरसे में भी कोई इतने ख़ास कोई रोल अदा नहीं कर सकती, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने कुछ चंद जगहों पे जहाँ
यहाँ पे पॉजिटिव रोल अदा किया, लेकिन नून लीग की हुकूमत भी जिस तरह कहा जाए ना, जिस तरह जॉब्स होती हैं लोगों की, उनको भी किसी तरह मैनेज नहीं कर सके। कि किसी की जॉब का इशू होता था तो वो अपने चहेते को अहमियत देते थे, जबकि जो सही है, तीनों को ही आपने पोस्टमार्टम कर दिया, तीनों पार्टीज का। अच्छा ये बताइए आमिर कि किसके चांसेस आप देख रहे हैं जीतने के? तीनों पार्टीज ने डिलीवर नहीं किया है, तीनों ने वादे किए हैं, तीनों कश्मीरियों को लारे लप्पे दे रहे हैं, तो अब कल जीतने के चांसेस आपके ख्याल में किसके हैं? जी नहीं, अगर तो लारे लप्पे के पे अगर आवाम यकीन करके वोट देती है तो फिर तो शायद नून लीग की हुकूमत दोबारा भी आ जाए। अच्छा। लेकिन लारे लप्पे मरियम आई हैं, उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कस्में खाई हैं, यहाँ पे आवाम से अलग-अलग भी मिली हैं, उन्होंने भी किया। लेकिन जो पीटीआई का जो असर है वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक नई जमात है, नई जमात हुकूमत बनाने जा रही है। पीटीआई की तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा है कि शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। अब देखते हैं कल कश्मीरी वोट डालेंगे तो किसको कामयाब करेंगे। सर्वेज ये बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी कह रहे हैं, तीनों पार्टीज ने वादे बहुत सारे किए हैं, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कौन जीतता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।